हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोंट वेस्ट योर टाइम परस्यूइंग नीट प्रिपरेशन। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आपको अपना टाइम नीट के पीछे बर्बाद करना चाहिए, आपको नीट नहीं देना चाहिए, या मैं नीट के रिगार्ड्स में कुछ भी नेगेटिव बोल रही हूँ। मैं बस आपके सामने कुछ फैक्ट्स ला के रखना चाहती हूँ जिन पे आप थोड़ा गौर करें और जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। हम बात करेंगे आज मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, नीट एग्ज़ाम के बारे में और हमारे यहाँ के कोचिंग सिस्टम के बारे में। इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं टोटल वो 562 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें से 280 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 262 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स जो है वो है 42,565 और जो टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट सीट्स है वो है 37,490। अगर इनमें से हम वर्ल्ड के टॉप 500 मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, वर्ल्ड दैट इज़, तो इंडिया में सिर्फ 3 ही कॉलेजेस हैं जो वर्ल्ड के टॉप 500 रैंकिंग में आ सकते हैं। उनमें से पहला है एम्स दिल्ली, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 263 है। दूसरा हमारा कॉलेज है CMCH बैंगलोर, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 359। एंड थर्ड कॉलेज बिलोंग्स टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 450। इसका मतलब ये है कि टॉप 500 वर्ल्ड रैंक्ड कॉलेजेस में हमारे यहाँ का कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं आता। और अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस की बात करें तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी सालाना फ़ीस कुछ हज़ारों में से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाख जाती है, जो कि मिडिल क्लास के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। बट यहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उनकी मिनिमम सालाना फ़ीस 10 लाख से ही शुरू होती है और उच्चतम 30 लाख के आसपास तक कहीं जा सकती है, जो कि एक आम मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती। अब बात करते हैं नीट एग्ज़ाम की। नीट एग्ज़ाम के टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं 13 लाख से लेके 16 लाख के बीच में रहते हैं। 2020 की ही अगर हम बात करें तो नीट एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स जो बाय एस्टिमेट्स नीट एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे वो कहीं ना कहीं राउंड ऑफ में 16 लाख बैठते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम के लिए बैठे और उनमें से सिर्फ 42,000 गवर्नमेंट सीट्स गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं। और इसके हिसाब से सिलेक्शन का परसेंटेज न्यूनतम 1% भी नहीं सेट होगा। इससे अलग अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस को ध्यान में रखते हुए वो एक ऑप्शन है जो कि मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती। और अगर हम उनमें से प्राइवेट कॉलेजेस की बात देखें तो उनमें से 50 या 60 ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो हमें जिन्हें कह सकते हैं कि हाँ, जो अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। और बाकी सभी कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ पैसा लिया जा रहा है, भारी फीस ली जा रही है, बट ना उनके पास फैकल्टी है और ना ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही उनके पास प्रैक्टिस के लिए, एक्सपीरियंस के लिए कोई हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। ऐसे कॉलेजेस बस चल रहे हैं और इस एक ट्रेंड से मेरी आशा है कि आप सभी वाकिफ़ हैं जो कि इंडिया में चल रहा है। अब हम बात करते हैं कोचिंग की। नीट की कोचिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह एक ही मानी जाती है, कोटा। और जो भी नीट एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्हें नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है वो यही सोचता है कि मैं कोटा जाके इसके लिए प्रिपरेशन करूँगा। कोटा में हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं। ये न्यू स्टूडेंट्स का डाटा है जो कि हर साल नए बच्चे जाते हैं। जो पुराने होते हैं वो तो वहाँ रहते ही हैं, ये वो बच्चे हैं जो हर साल नए जाते हैं। टोटल एनरोलमेंट नंबर जो कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मिला के काउंट में लिया जाता है। और अगर हम वहाँ की कोचिंग ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो वो मिनिमम 1,20,000 से शुरू होती है और कहीं भी 1.5 लाख तक जा सकती है। और अलग से 10 से 12,000 रुपये रहन सहन और खाने का खर्चा होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट कोटा में पढ़ाई कर रहा है, रह रहा है, तो कम से कम साल का 2 से 3 लाख का खर्चा आ ही जाता है। और अगर हम इसे अपने यहाँ की BMS की फ़ीस से कंपेयर करें तो उतने में ही कोई एक बच्चा अपने 1 साल की BMS की पढ़ाई कर सकता है और वो पैसे
बच्चा सिर्फ अपनी कोचिंग में लगा रहा है, और इसके बावजूद अगर 1 साल बाद वहाँ पे कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है, फिर भी क्या, बच्चा 12th पास है। वहाँ पे 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से जाते हैं, बाकी 10% जो कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम फाइनेंशियली स्टेबल फैमिलीज कंसिडर कर सकते हैं। कई कोचिंग ऐसी हैं जहाँ पे साल में तकरीबन 1 लाख बच्चे जा रहे हैं, और उनमें से सिर्फ 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, और उन 10,000 में से कहीं तकरीबन 100 या 60 बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके रैंक होल्डर्स होते हैं, जो उनके टॉप 100 में आते हैं। और वो भी टॉप 100 में वो नहीं कि वो लोग खुद से मेहनत कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनके रिजल्ट खरीदे जाते हैं। अगर हम बात करें कि उन कोचिंग्स का जो टर्नओवर होता है 1 साल का, वो कहीं ना कहीं 4,000 करोड़ का होता है। अब कोचिंग्स में वहाँ पे क्या सिस्टम होता है, जब बच्चा वहाँ 12th के बाद जाता है तो उससे पहले लीडर पढ़ाया जाता है, उसे 1 साल सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ाया जाता। 99.9% बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो अभी 1 साल और कोचिंग करेंगे वहीं। उन्हें वहाँ टीचर्स ये समझाते हैं कि अचीवर की टीचर्स ये पढ़ाते हैं, अचीवर के टीचर्स वो पढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, बच्चे अचीवर में जाते हैं पढ़ने के लिए। फिर अचीवर में जाने के बाद बच्चा फिर 1 साल लगाता है वहाँ पे। सो उस 1 साल में तकरीबन 10% बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है अचीवर में, और ये अचीवर के बाद फिर अचीवर में जाते हैं बच्चे। उससे क्या होता है, जो वहाँ के टीचर्स हैं वो बच्चों को और कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाते हैं। कैसे? बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल प्ले है, इस बार हो जाएगा, डोंट गिव अप, इस बार हो जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि वहाँ पे अगर कोई कोचिंग 10,000 बच्चों को सिलेक्शन दे रही है, मैं किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग का नाम नहीं लूँगी, बट होता यह है कि अगर वहाँ पे कोई भी एक कोचिंग किसी 10,000 बच्चों को सिलेक्शन दिलवा रही है, तो उसमें से 8,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्होंने वहाँ पे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th वहीं से करी होती है। और 9th, 10th, 11th, 12th में वहाँ पे क्या सिस्टम होता है कि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं और कॉन्टिन्यूसली टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते रहते हैं, उन्हें वो सेपरेट बैचेस में पुटअप कर देते हैं। और 9th से ही क्योंकि वो छांटना शुरू कर देते हैं, वो उन्हें नर्चर और एंथ्यूज में छांटना शुरू करते हैं, और एंथ्यूज आते आते वो प्योर क्रीम बच्चे अलग निकाल लेते हैं, और वही बच्चे उनके रैंकिंग में आते हैं। अब बच्चे हर साल वहाँ कितने जाते हैं, 2 लाख के आसपास, और सिलेक्शन कितनों का होता है, करीबन 10,000, और बच्चे कितने, 1,90,000 बच्चे। अब उन 1,90,000 में से 90,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ 1 साल का एफर्ट करने का पैसा होता है, तो वो 90,000 वापस आ जाते हैं। अब बचे 1 लाख जो होते हैं वो फिर से एक रिपीट देते हैं। और एक जो बहुत कॉमन ट्रेंड आपने सुना होगा कि हर साल कोटा में करीबन 50 से 60 बच्चे सुसाइड करते हैं। जो सुसाइड कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्विटर है या उनके बस की बात नहीं है। हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो कितना प्रेशर फेस कर रहे हैं, वो कितना कंपटीशन फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं पर फिर भी सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों पे मेंटल प्रेशर होता है। अक्सर उन्हें कंपैरिजन फेस करना पड़ता है कि उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया बट फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुसाइड करते हैं जिनकी फैमिली इनकम, जिनकी फैमिली सर्कमस्टांसेस बहुत लो होते हैं, जिनकी फैमिलीज ने लोन्स लेके या कहीं से कर्जा लेके उनकी 1 साल की एजुकेशन को अफोर्ड किया होता है, के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और ये एक रियलिटी चेक है कोटा के डार्क कोचिंग सिस्टम का। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप मेडिकल के में ही जाने में डेड सेट हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल ड्रॉप करके ही उसे ट्राई दें। और वो ट्राई भी आप तब करें जब आपको अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस है कि हाँ आपके बेसिस पूरी तरह क्लियर हैं, और आपको बस एक हेल्प चाहिए जो आगे आपको बूस्ट कर सके। उससे अलग मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उसके बाद भी कोचिंग परस्यू करें, वो भी 2 साल से बाद में, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में से कई बच्चे देखे हैं जो 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल भी नीट को परस्यू करते हैं, ड्रॉप कर करके, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। और इससे ये करने से वो बच्चे इतना थक हार जाते हैं कि
उसके बाद उनकी ये सिचुएशन हो जाती है कि उन्हें जहाँ एडमिशन मिल जाए वो वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। इतना हार्ड वर्क डालने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, इतना टाइम डेडिकेट करने के बाद भी। कोटा में एक पंच लाइन चलती है, पंचवर्षीय योजना। कोटा में जो बच्चे पढ़ते हैं एलएन में या फिर बाकी रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट्स में, उन्हें ये पंच लाइन पता होती है, पंचवर्षीय योजना। इसका मतलब ये होता है कि 5 साल लगाने हैं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब वहाँ 5 साल लगा रहे हैं सिर्फ नीट में सिलेक्शन लेने के लिए। उससे बेटर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं और ऐसों में से एक ऑप्शन होता है एमबीबीएस अब्रॉड करने का। बट मोस्ट बच्चे ये चीज़ नहीं सोचते हैं या इसे स्ट्राइक आउट कर देते हैं, बिकॉज एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में एक थिंकिंग बनी हुई है कि जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं वो यहाँ पे आके एफएमजी का लाइसेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। बट अगर हम एक्चुअल फैक्ट्स की बात करें, जो एफएमजी का पास रेशियो है 2014 से 2018 के बीच में 14% ऐसे बच्चे हैं जो कि एफएमजी पास कर लेते हैं। और वहीं अगर हम कंपेयर करें, नीट कितने परसेंट बच्चों को सीट्स प्रोवाइड करवाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 3% बच्चे, और कहीं 2 से 3% बच्चे जिन्हें कहीं प्राइवेट सीट्स मिलती हैं। मतलब 100 में से 6 बच्चों को कहीं सीट मिलती है और वहीं 100 में से 14 बच्चों को लाइसेंस मिल जाता है जो एफएमजी को पास करते हैं। नीट के एग्ज़ाम के साथ क्या होता है कि ये साल में एक बार होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें कट ऑफ भी जाती है और अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के ऊपर हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। जबकि एफएमजी में ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें से एफएमजी का 300 मार्क्स का पेपर होता है और 150 से आप ऊपर ले आते हैं। ना तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है और ना ही कोई कट ऑफ का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। 150 मार्क्स अगर आप ले आए तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर एफएमजी के एग्ज़ाम में 1000 बच्चे बैठे हैं और 1000 के 1000 150 मार्क्स ले आते हैं तो सभी को लाइसेंस मिलेगा। ये नहीं होगा कि कोई कट ऑफ जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि इंटर्नशिप होती है। अगर आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में पैसा भर के पढ़ रहे हैं तो आपकी इंटर्नशिप कहाँ होती है? प्राइवेट हॉस्पिटल में। जबकि एफएमजी का जो एग्ज़ाम देते हैं उनकी इंटर्नशिप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लाइक एम्स, वीएमसी, मौलाना आज़ाद। अगर आपकी ये थिंकिंग है कि एफएमजी बहुत टफ एग्ज़ाम है तो ऐसा नहीं है। एफएमजी इजी एग्ज़ाम है, बस डेडिकेशन चाहिए। तो आप वहाँ 5 साल अपना नीट निकालने में वेस्ट ना करके यहाँ 5 साल अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर लें और 6 महीने बाद एफएमजी का एग्ज़ाम होता है तो आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं, गिवन आप अच्छे से पढ़ें। जिसमें से 150 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्लिनिकल हैं और 150 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नॉन क्लिनिकल हैं, दैट इज़ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप खुद सोचिए, 150 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप 6 साल पढ़ के आ रहे हैं। एंड उसके बाद हम भी बाकी डॉक्टरों की तरह जिन्होंने इंडिया से अपनी एमबीबीएस की थी, हम इंडिया में आके अपनी एमबीबीएस या जो भी डिग्री है उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात आती है कि बाहर पढ़ना यहाँ से कैसे डिफरेंट है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपकी जो एक मेंटल डेवलपमेंट है, जो आपकी एक मेंटल थिंकिंग है, वो सिर्फ एक इंडिया के लेवल की है कि आप आप उतना ही सोच सकते हैं जितना इंडिया कंसर्न है। वहीं अगर आप कहीं अब्रॉड पढ़ रहे हैं तो जो आपकी एक मेंटल डेवलपमेंट होता है वो एक इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है कि आप जो चीज़ें सीखते हो, जो मेडिकल प्रैक्टिसेस आपकी समझ में आती हैं, जो आपको पढ़ाई जाती हैं, वो सिर्फ एक इंडियन लेवल की नहीं होती, वो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं। बिकॉज जो भी अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सारी की सारी, ऑलमोस्ट सारी की सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं और उससे अलग आपको एक इंटरनेशनल क्राउड मिलता है, बाकी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। और एक एग्ज़ाम है जिसके बारे में बच्चों ने जो मेडिकल परस्यू सीरियसली कर रहे हैं सुना होगा, यूएसएमएलई, जो कि यूएस में डॉक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, वहाँ का लाइसेंस एग्ज़ाम है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इंडिया का पास परसेंट है,
जो एक्चुअली यूएसएमएलई निकाल पाते हैं, दैट इज़ उन्होंने अपनी एमबीबीएस एमडी इंडिया से करी है एंड उसके बाद यूएसएमएलई दे रहे हैं। तो इंडिया से जो पास रेशियो है वो 2 से 3% का है। वहीं जो अब्रॉड का पास रेशियो है, मतलब जो इन बच्चों ने अब्रॉड से अपनी एमबीबीएस और एमडी करी है, वो 8 से 10% होती है। मतलब 8 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो यूएसएमएलई निकाल लेते हैं और उन्होंने अपनी एमबीबीएस अब्रॉड करी होती है। और यूएसएमएलई में 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और अगर आप तीनों स्टेप निकाल लेते हैं तो आपको वहाँ पे रेसिडेंसी मिल जाती है। जितनी यहाँ पे 1 साल की कोचिंग्स की फ़ीस है और रहन सहन का खर्चा है, उतनी ही वहाँ अब्रॉड में यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है 1 साल की। यहाँ कोचिंग का खर्चा, जैसे मैंने अभी पहले मेंशन किया था, 2 से 3 लाख पर ईयर आ जाता है। बहुत सारे अब्रॉड में कॉलेजेस हैं ऐसे जिनकी फ़ीस ही 2 से 3 लाख है 1 साल की। और यहाँ आप 2 से 3 लाख रुपए 1 साल के लगा रहे हैं, उसके बाद भी आप सिर्फ 12th पास हैं, और वहीं पे आप 2 से 3 लाख रुपए 1 साल के लगा के अपना 1 साल एमबीबीएस में आगे बढ़ सकते हैं। और क्या बेनिफिट्स होते हैं बाहर पढ़ने के? वही होता है कि लाइक आप सपोजली इंडिया में रह रहे हैं, आप एक सेफ एंड सिक्योर्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के पास होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इमिडिएटली अपने पेरेंट्स को या अपने जानने वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। वही कॉन्ट्ररी टू दिस कि बाहर जाके आप इंडिपेंडेंट बनते हैं, बिकॉज वहाँ पे सब कुछ आपको खुद मैनेज करना सीखना होता है। कहाँ कैसे रहना है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे उनका सोल्यूशन निकालना है। आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको बहुत सारे एजुकेशनल ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको खुद अपने आप लेने होंगे कि आपको ये ऑप्ट करना है कि आपको ये ऑप्ट नहीं करना है। वहाँ पे आपकी फैमिली मेम्बर्स आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अब बात आती है एमबीबीएस के बाद पीजी की। इंडिया में पीजी के लिए भी वैसा ही कंपटीशन है जैसा एमबीबीएस के लिए है। एंड यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप का कोई प्रोग्राम नहीं होता है, उसके लिए कोई प्लान नहीं होता है। जबकि अब्रॉड का क्या है कि अगर आप अब्रॉड से ही एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए स्कॉलरशिप के लिए किसी भी, डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कई कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। इन कंट्रीज में पीजी में स्कॉलरशिप दी जाती है और इस स्कॉलरशिप में कवर होता है आपका रहना, खाना। एंड उसका जो बेस्ट पार्ट है कि इन कंट्रीज में पीजी के टाइम पे आपको सैलरी भी मिलती है, एक फिक्स्ड स्टिपेंड दिया जाता है आपको। और यहाँ पे क्लिनिकल रोटेशंस भी होते हैं। तो अगर सपोजली आप क्लिनिकल जर्मनी में पढ़ रहे हैं अपनी पीजी, तो आप क्लिनिकल रोटेशन के लिए फ्रांस भी जा सकते हैं, यूके भी जा सकते हैं। और अगर आप इंडिया में से बेस्ट कॉलेज में भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपके जो स्किल, कम्युनिकेशन स्किल होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल होते हैं, वो उतने डेवलप नहीं होते हैं जितने आपके फॉरेन में अब्रॉड पढ़ने में हो सकते हैं। कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो टीचिंग होती है वो प्योरली एक इंटरनेशनल क्लास में होती है, प्योरली इंग्लिश मीडियम होती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने दोनों ही चीज़ें कर रखी हैं। मैंने नीट की तैयारी भी कर रखी है कोटा से, एंड मैं अब्रॉड भी पढ़ रखी हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बाहर पढ़ना एक स्मार्ट और एक बेटर डिसीजन है, कोई बेवकूफ़ी से भरा या कोई स्टूपिड या टाइम वेस्ट डिसीजन नहीं है, बल्कि बाहर से पढ़कर आप अपना टाइम बचा रहे हैं, जो कि टाइम आप यहाँ वेस्ट कर सकते थे या कर रहे हैं या करेंगे नीट की कोचिंग में। क्योंकि नीट में सिर्फ 1 से 3% चांस होता है हर साल सीट मिलने का, और जहाँ पे आपको इंडिया की सिचुएशन पता है कि सीट्स को लेके कितना करप्शन होता है। तो एंड में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना टाइम ना ख़राब करें, अपनी एनर्जी ना ख़राब करें। अगर आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ आप नीट निकाल सकते हैं, 600 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, तो ही आप अपने ईयर्स उस चीज़ को डेडिकेट करें, तो ही आप अपना फाइनेंस, अपने पैसे कोचिंग में लगाएं, मटेरियल्स में लगाएं। बट अगर आपको उसकी जगह बिल्कुल भी डाउट है, लाइक 1% डाउट भी है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको ऐसा करने के लिए कम से कम 3 से 4 या 4 से 5 साल लगेंगे, तो वो फिर उस केस में एक अनस्मार्ट डिसीजन साबित होगा। क्योंकि उतने ही अगर आप साल एक एमबीबीएस में कॉलेज में पढ़ें,
अगर आप 3 से 4 साल MBBS कॉलेज में पढ़ें तो कहाँ आप 4 साल नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कहाँ आप 4th ईयर MBBS के स्टूडेंट होंगे। तो उसी में आप अपना वहाँ से MBBS करें, यहाँ आए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मैक्सिमम 4 महीने MCA की प्रिपरेशन करें, और 4 महीने की मैक्सिमम प्रिपरेशन में आप अपना MCA निकाल सकते हैं। तो विद दिस आई होप मैंने सारे फैक्ट्स टेबल पे ला दिए हैं, आप उन्हें समझेंगे और एक स्मार्ट चॉइस लेंगे। थैंक यू।